डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं। फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे आपको। आज का अपना टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है क्या बच्चों? फ्रिक्शन को अगर आप बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा घर्षण। हिंदी 9th-10th क्लास में अगर आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं तो आपने फ्रिक्शन का मतलब होता है बच्चों घर्षण। ठीक है। फ्रिक्शन एक्ट कब करता है? फ्रिक्शन जब एक्ट करता है जब कभी भी दो बॉडी आपस में एक दूसरे के टच में आते हैं। जब दो सरफेस एक दूसरे के टच में आते हैं, उन दो सरफेसेस के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जो एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर मूव करने से रोकता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है बच्चों? फ्रिक्शन क्या है आपके पास? फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन आपके पास एक रेजिस्टेंस है, एक रुकावट है टू द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू द अनदर। मतलब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर मूव करने से रोकने के लिए रोकने वाला जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रफनेस ऑफ बॉडीज बाय विर्च्यू ऑफ विच ए फोर्स इज एक्सर्टेड। मतलब फ्रिक्शन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रफनेस। ये एक रफनेस की वो प्रॉपर्टी है जिसमें बाई विर्च्यू ऑफ विच ए फोर्स इज एक्सर्टेड, एक फोर्स एक्ट करता है टू रेसिस्ट द मोशन, जो मोशन को रोकता है, ऑफ वन अपॉन अनदर इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चों? मतलब ये प्रॉपर्टी ऑफ रफनेस है जो एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर मूव करने के लिए रोकता है। ओके, तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है, उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आप चलते हो, आप किसकी वजह से चल पा रहे हो? हैं? आप किसकी वजह से चल पा रहे हो बच्चों? हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं तो आपके पैर और आपके रोड के बीच में क्या है? रफनेस है। ठीक है, क्लियर है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही हम मतलब क्या है बच्चों चल पाते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि एक तो आपको उस पे चलना हो, जैसे कि बर्फ़ पे चलना हो, और एक आपको रोड पे चलना हो, तो किस पे चलना ईजी रहेगा, रोड पे या बर्फ़ पे? क्लियर है ना? तो बर्फ़ पे नहीं चल पाओगे इतनी आसानी से। बर्फ़ पे क्यों नहीं आसानी से चल पाओगे? क्योंकि बच्चों बर्फ़ पर रफनेस क्या है? कम है। बर्फ़ आपके पास क्या है? स्मूथ है, मतलब चिकनी है। जितनी बॉडी आपके पास स्मूथ होगी या चिकनी होगी, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और जितनी बॉडी आपके पास ज़्यादा रफ होगी, ठीक है, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। क्लियर है? आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आपने कंसीडर किया कि ये कोई भी एक बॉडी है, और कोई भी बॉडी, एक बॉडी है, ये इस सरफेस पे पुट कर दी गई, रख दी गई है। तो ये बॉडी इस सरफेस पे क्या लगा रही है बच्चों? एक फोर्स लगा रही है। वो फोर्स किसके इक्वल होगा? दैट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ दैट बॉडी। इस बॉडी का जो वेट है, वो वेट हमेशा किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और आपने पढ़ा है कि जो न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस बॉडी ने जो वेट लगाया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? आर। और इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? आर को नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं। ये जो आर जो फोर्स है बच्चों, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक क्या है? एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन भी बोल देते हैं इसको। क्लियर है? ओके, ये आपके पास एक बॉडी है, ये बॉडी आपने इस सरफेस पे रखी। ओके, तो इस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक नॉर्मल रिएक्शन है। अब मान लिया कि अब ये दो बॉडी इस सरफेस पे रखी है, तो इसका मतलब इनके बीच में आपके पास कोई भी फोर्स नहीं है। क्लियर है? अब बच्चों हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, आप ये एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से इस बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और आप देखते हैं कि वो बॉडी मूव नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसको मूव करने से रोक रहा है। वो फोर्स आपके पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। वो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जिस फोर्स में आपने क्या है बच्चों, अप्लाइड फोर्स लगाया है। मतलब जिस फोर्स में बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा उससे क्या रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, आपने फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं की, आपने फिर फोर्स की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा दी, आपने देखा कि बॉडी अब भी मूव नहीं की, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब भी एक्ट कर रहा है। तो फिर आपने और फोर्स लगा दिया और आप तब तक फोर्स बढ़ाते रहे जब तक क्या है बच्चों, बॉडी मूव क्या करने, मूव स्टार्ट कर देती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चों? ओके, तो यहाँ पर आपके पास दो स्टेजेस हैं, स्टेजेस एंड काइंड ऑफ द फ्रिक्शन। जब बॉडी आपके पास क्या है, जब सिस्टम आपका बच्चों क्या है, इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम क्या है आपका बच्चों, इक्विलिब्रियम में है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इनटू प्ले व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, मतलब देयर इज नो मोशन, जब आपके पास कोई भी मोशन नहीं होगी, उस सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड द स्टैटिकल फ्रिक्शन। और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इनटू प्ले व्हेन देयर इज मोशन, जब बॉडी क्या है बच्चों, मूव करना स्टार्ट कर देती है, उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड द डायनेमिकल फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट, ओके, व्हेन द बॉडी इज नॉट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, जब बॉडी इज नॉट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, मतलब जब बॉडी मूव नहीं करती, तो उस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज कॉल्ड द नॉन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। उस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम होगा उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम नॉन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब बॉडी आपके पास, व्हेन द बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है, उस टाइम जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। और उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया ना सिचुएशन? ओके, आप फोर्स और अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन में कोई ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप फोर्स को बढ़ाते रहें, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते रहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो भी क्या है बच्चों, बढ़ती रहती है। आपने पी, जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाया, फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ गई, फिर फोर्स आपका यहाँ हो गया, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ गई, फिर आपने फोर्स को बढ़ा दिया, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे आई। मतलब जैसे जैसे आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या बच्चों, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि वो बॉडी क्या कर देती है बच्चों, मूव करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही मतलब यहाँ इसके बाद अगर आप फोर्स बढ़ा देते हैं तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इस सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट इज स्लाइटली लेस देन द अप्लाइड फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा कम होता है किससे, अप्लाइड फोर्स से। और उस टाइम, उस सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है तो उस टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है बच्चों, आपके पास कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है? दो टाइप और हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं? मान लिया कि आपके पास ये कोई भी एक बॉडी है, ये आपके पास कोई भी एक बॉडी है, अगर वो इस टाइप से मूव करती है, ठीक है, तो इस सरफेस, इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने की कोशिश करती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपके पास क्या लगेगा बच्चों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। अगर बॉडी मान लो बच्चों इस टाइप से मूव करती है, ऐसे मूव करती है, रोटेट होते हुए जा रही है, तो उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में दैट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर है? ओके, अब हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं दैट इज से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। भैया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा था कि कोई भी एक बॉडी रखी, डब्ल्यू उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल रिएक्शन होगी। पी आपने कोई भी एक अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है। द रेशो ऑफ द force of friction and the normal reaction F by R is called the
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द कांस्टेंट रेशो विच इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन is called the coefficient of friction. It is generally denoted by that symbol, or that symbol is called the mu. Cross multiplying, we have F is equal to mu r, that is called the force of friction. इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? force of friction कहेंगे। क्लियर? Now we discuss next topic, angle of friction. angle of friction का मतलब क्या है बच्चों? मान लिया जाए कि ये कोई भी एक बॉडी है, ओके, और इस सरफेस पे हमने क्या है, इस बॉडी को पुट कर दिया है, और मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एफ है, दैट रिप्रेजेंट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब जब बॉडी आपके पास जस्ट स्टार्ट टू मूव करना स्टार्ट करती है, उस सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और ये मान लिया कि ये आपके पास क्या है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये आपके पास क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर मान लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, ये मान लिया कि ये आपके पास ये है रिजल्टेंट। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। एस हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एस इज द रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल क्या बनाता हो बच्चों, लेमडा बनाता है। ठीक है, तो दैट एंगल लेमडा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। समझ में आया बच्चों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब किस एंगल से है, वो एंगल जो आर और एफ का रिजल्टेंट, एफ ही मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है एस। ठीक है, तो वो रिजल्टेंट, वो एंगल जो रिजल्टेंट किसके साथ बनाता है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? और आपको पता है ये अगर नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, अगर ये एंगल लेमडा है तो ये एंगल आपके पास क्या होगा, 90 माइनस में लेमडा होगा। क्लियर है? तो एस का रिजोल्वेंट पार्ट एफ के लोग क्या हो जाएगा बच्चों, एस कोस ऑफ 90 माइनस लेमडा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा आपके पास, एफ का। तो एस कोस 90 माइनस लेमडा क्या हो जाएगा, साइन लेमडा इज इक्वल टू एफ। क्लियर है? तो एस साइन लेमडा इज इक्वल टू एफ, और एस का रिजोल्वेंट पार्ट अलोंग आर क्या हो जाएगा, एस कोस लेमडा इज इक्वल टू आर। ओके, नाउ डिवाइडिंग दिस टू टर्म वी हैव एस साइन लेमडा डिवाइड बाई एस कोस लेमडा विच इज इक्वल टू एफ बाई आर। एस से एस कैंसिल, साइन लेमडा बाई कोस लेमडा इज इक्वल टू टेंजेट लेमडा इज इक्वल टू एफ बाई आर। और अभी आपने पीछे पढ़ा था कि एफ बाई आर किसके इक्वल होता है, म्यू के। तो दिस इंप्लाइज टेंजेट लेमडा इज इक्वल टू म्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है ये बार बार हमारे न्यूमेरिकल जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें बार बार यूज होगी। क्लियर? हैंस द टेंजेट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, टेंजेट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tangent of angle of friction is equal to the coefficient of friction. Okay students? Okay, now we discuss a topic, here is to find the least force required to drag a heavy body on a rough horizontal plane। एक रफ हॉरिजॉन्टल बॉडी को, एक हॉरिजॉन्टल बॉडी को टू ड्रैग ए हैवी बॉडी, एक हैवी बॉडी को एक रफ प्लेन पे कम से कम हम कितना फोर्स लगाएं कि वो मूव करना स्टार्ट कर जाए। तो उस सिचुएशन में हमें बताना है कि टू फाइंड द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग, मतलब कंसीडर कर लिया जाए कि ये आपके पास कोई भी एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका कोई भी रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, इस पे हमने क्या बच्चों, कोई भी एक बॉडी रख दी है, इस बॉडी का वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसकी एक नॉर्मल रिएक्शन होगी वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। हमसे क्या पूछा गया है, टू फाइंड द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग ए हैवी बॉडी, भी कम से कम हम कितना फोर्स इस बॉडी पर लगाएं कि ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे।
ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि इस पर हम कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे। मान लिया कि हमने फोर्स वो लगा दिया P, हमने क्या लगा दिया कि P फोर्स लगाया, और P फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या है बच्चों, मूव करना स्टार्ट कर देती है। मूव किस डायरेक्शन में करेगी बच्चों, इस डायरेक्शन में। तो ठीक इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा F, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू में R। ये बात समझ में आ गई बच्चों। ये कोई भी एक बॉडी है, ये इसका वेट W है, R नॉर्मल रिएक्शन है। हमसे पूछा गया है कि कम से कम कितना फोर्स लगाए कि ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे। तो हमने कहा कि P एक ऐसा फोर्स लगा देते हैं कि P फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर देगी। तो मूव करना स्टार्ट करती है तो ठीक मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास क्या लगेगा बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। वो आपके पास कितना होता है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू में R। और हमने कहा कि ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो किसके साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। क्लियर है, ओके। नाउ रिजोल्विंग द ऑल फोर्सेस, अब हम क्या है बच्चों, सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस प्लेन के कोरोस्पोंडिंग सभी फोर्सेस को बच्चों क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। तो P का इस सरफेस के साथ रिजोल्वेंट पार्ट क्या हो जाएगा, P इंटू में कोस ऑफ थीटा। R का इस प्लेन के साथ रिजोल्वेंट पार्ट क्या हो जाएगा, R इंटू में कोस ऑफ 90 डिग्री। म्यू R का इस प्लेन के साथ क्या हो जाएगा, म्यू R कोस ऑफ 180 डिग्री। एंगल आर ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब आप ये एंगल मापेंगे P के साथ और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल कितना है, थीटा। P और R के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। P और म्यू R के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। प्लस में W और प्लेन के बीच में, मतलब ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितना हुआ, 270 डिग्री। क्लियर है। और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द रिजोल्वेंट पार्ट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0 अलोंग एनी डायरेक्शन। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इसका मतलब हुआ P कोस थीटा, कोस 90 पर वैल्यू 0, कोस 180 पे वैल्यू -1, तो म्यू आर कोस 180 और 270 और मल्टीपल ऑफ π/2, तो इस पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। तो ये एक रिलेशन आ जाती है P कोस थीटा, P कोस थीटा, हेयर इज P सॉरी, P कोस थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 0। अब इन सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, परपेंडिकुलर इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जब आप प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व करोगे तो जहाँ पर भी आपके पास कोस आया हुआ है वहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो P साइन थीटा, R इंटू में साइन ऑफ 90 डिग्री, म्यू इंटू में R के साथ साइन ऑफ 180 डिग्री, W के साथ साइन आएगा यहाँ 270, मतलब कोस ऑफ 270 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 270 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, P साइन थीटा, R साइन 90 पर वैल्यू 1, 180 पर वैल्यू 0, 270 थर्ड क्वाड्रेंट पर वैल्यू माइनस का W विच इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 आ जाती है और ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम P की वैल्यू के लिए बच्चों क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ओके, तो R को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से आपने देखा कि P कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू में R है। ओके, तो R की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो या आप ऐसे निकाल लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 से R किसके इक्वल हो जाएगा, W माइनस में P इंटू में साइन थीटा। ओके, ये R की वैल्यू इस इक्वेशंस के अंदर क्या कर देते हैं बच्चों, पुट कर देते हैं। तो P कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू में R था, R की वैल्यू है W माइनस में P साइन थीटा विच इज इक्वल टू म्यू W माइनस में म्यू P साइन थीटा। यहाँ पे क्या चल रहा है, P कोस थीटा, तो दिस इंप्लाइज P कॉमन लिया, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू में W, तो दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू म्यू W डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके,
और आपको पता है अभी हमने पढ़ा था कि म्यू किसके इक्वल होता है, टेंजेंट लेमडा के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज टेंजेंट लेमडा बाय डब्लू कोस थीटा प्लस में टेंजेंट लेमडा और साथ में क्या है साइन थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट लेमडा इंटू में डब्लू डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस में टेंजेंट लेमडा को आपने लिख दिया साइन लेमडा बाय कोस लेमडा इंटू में क्या है साइन थीटा। क्लियर। तो विच इज अगेन इक्वल टू टेंजेंट लेमडा इंटू में डब्लू कोस लेमडा आपने कॉमन लिया एलसीएम लिया तो यह आ जाएगा कोस लेमडा कोस थीटा प्लस में साइन लेमडा साइन थीटा और जो आपने एलसीएम लिया था वो ऊपर चला जाएगा कोस लेमडा। इस टेंजेंट लेमडा को लिख दो साइन लेमडा बाई कोस लेमडा, वो कोस लेमडा इस कोस लेमडा के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा साइन लेमडा इंटू में डब्लू और यहाँ आ जाएगा कोस लेमडा कोस थीटा प्लस में साइन लेमडा साइन में थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास बना साइन लेमडा डब्लू। नीचे ऊपर क्या बनता है बच्चा, नीचे कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, तो दैट इज इक्वल टू कोस ए माइनस में बी। तो इसको लिखा जा सकता है कोस ऑफ थीटा माइनस में लेमडा दैट इज इक्वल टू पी। ये आपके पास क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड फोर्स है। क्लियर है। ये फोर्स लिस्ट कब होगा, मतलब हमसे पूछा क्या गया था टू फाइंड द लिस्ट फोर्स। ठीक है, पी की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई है, अब हमें डिस्कस करना है कि ये वैल्यू लिस्ट कब होगी, ये वैल्यू कम से कम कब होगी। ये वैल्यू कम से कम हो जाएगी जब नीचे वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बच्चों, कोस थीटा माइनस लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो मतलब अगर आपके पास कोस ऑफ थीटा माइनस लेमडा की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, मतलब कोस ऑफ थीटा माइनस लेमडा इज इक्वल टू कोस ऑफ 0, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू लेमडा हो जाए। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों लेमडा, मतलब अगर अप्लाइड फोर्स हम किस पे लगा दे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे अप्लाई कर दे। अगर अप्लाइड फोर्स रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनाए, तो उस सिचुएशन में आपके पास बच्चों क्या लगेगा, कम से कम फोर्स लगेगा। समझ गए ना। हैंस द फोर्स इज लिस्ट, हैंस द ये जो फोर्स है ये लिस्ट हो जाएगा व्हेन इट एक्ट इन ए डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता हो, व्हेन इट एक्ट इन ए डायरेक्शन मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल एन एंगल इक्वल टू, ये जो थीटा है अगर ये इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए, लेमडा के, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अगर इक्वल हो जाता है तो उस सिचुएशन में कम से कम लिस्ट फोर्स लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।